प्रस्तुतकर्ता विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश। यह दिव्य है, अमूल्य है। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। और पतंजलि केशकांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। It decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. नहीं बदलेगी आपके कार घर की ईएमआई, ब्याज दरों में आरबीआई ने नहीं किया बदलाव। 6.5% पर रेपो रेट बरकरार, महंगाई दर 5.4% रहने का अनुमान। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से खुश हुआ बाजार, सेंसेक्स ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी तो निफ्टी ने जड़ा शतक। रियल्टी, आईटी और फार्मा समेत सारे सेक्टोरल इंडेक्स में हरियाली। बैंक निफ्टी 150 अंकों की मजबूती के साथ 44,400 के करीब बंद। इंडसइंड, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक से सहारा। टीसीएस एक और शेयर बायबैक का कर सकती है ऐलान, 11 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड बैठक में फैसला संभव। उसी दिन दूसरी तिमाही के नतीजों की भी घोषणा। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर, एमसीएक्स के नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कुछ शर्तों के साथ सेबी से जल्द मिल सकती है मंजूरी। सेबी की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने दी हरी झंडी। त्योहारी सीजन में हवाई यात्रियों को लगा तगड़ा झटका, 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक फ्यूल सरचार्ज वसूलेगी इंडिगो एयरलाइंस। स्पाइस जेट और अकासा भी बढ़ोतरी की तैयारी में। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। आज के शो में बताएंगे शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और एक्स पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान आज है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले जरा नजर डाल लेते हैं शुक्रवार के बाजार की ओर। तो हमने देखा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, बाजार में पॉजिटिव जोश भर आई। सेंसेक्स 350 से ज्यादा अंक चढ़कर 65,900 के पार बंद हुआ। निफ्टी ने शतकीय पारी खेलते हुए 19,650 के पार क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी करीब 150 अंक चढ़कर 44,350 के पार बंद होने में रहा कामयाब। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं शुक्रवार के बाजार में क्या रही खासियत। इस हफ्ते के 4 ट्रेडिंग सेशन में शुरुआती 2 सेशन रहे जबरदस्त कमजोरी के और पिछले 2 सेशन में फिर से भारतीय बाजारों ने की पूरी रिकवरी, यानी कि आज का सेशन भी कल की तरह बेहद मजबूत रहा। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे। एफआईज की बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम होता दिखा, इसलिए शुरुआत तो ठीक होना तय थी, हुई भी 19,600 के आसपास थोड़ी सी ऊपर। और उसके बाद थी आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी सुबह 10 बजे। तो पॉलिसी के पहले बिल्कुल छोटे से दायरे में बाजार मजबूती के साथ कारोबार करते दिखे और दम साधे पॉलिसी का था इंतज़ार। पॉलिसी आई बिल्कुल वैसी जैसी आपने हमने बाजार ने उम्मीद लगाई थी, स्टेबल, कोई बदलाव नहीं, न दरों में न ही गवर्नर साहब की कमेंट्री में। एकदम आराम से गवर्नर साहब ने अपनी बात रखी और चले गए और बाजार उसके बाद रिलीफ की सांस लेते हुए धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते गए और उसके बाद अच्छी मजबूती बनी। आज निफ्टी में सिर्फ 75 पॉइंट की रेंज आई, नीचे में 19,600 के आसपास सपोर्ट लिया, 19,675 तक ऊपर पहुंचे और 19,650 के आसपास बंद होते हुए भी दिखे, अच्छी सेंचुरी मारकर। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल था 44,250 के आसपास सपोर्ट लिया, 250 पॉइंट की रेंज थी और ऊपर में 44,500 के आसपास और बंद हुए 44,350 के आसपास अच्छी मजबूती के साथ। सेंसेक्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला, लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर फिर से थे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, जहां
0.5% से लेकर 1% की दमदार तेजी बनती दिखी। ब्रॉडर मार्केट में मूड माहौल तेजी का फिर से बनता हुआ दिखा और इस हफ्ते 2 दिन कमज़ोर रहने के बाद आखिर 2 दिन बाजार ने अपने नुकसान की काफ़ी कुछ भरपाई की। इस भरपाई करने के पीछे हमारे लोकल रीजन्स में एक तो एफआईआईज़ की बिकवाली का प्रेशर कम होना, दूसरा बाजार थोड़े से पोजीशंस के लिहाज से लॉन्ग साइड पर हल्के भी हो गए थे और ये हल्के बाजार आज बढ़िया एक्शन में आते दिखे। तो वीकेंड से ठीक पहले भारतीय बाजारों में मजबूती का एक्शन लौटता हुआ। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज़ यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 90 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं अगर देखें डीआईआईज़ का आंकड़ा यानी घरेलू संस्थागत निवेशक, इन्होंने करीब 783 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। विकास सेठी हमारे साथ है, एमडी सेठी फिनमार्ट के। विकास जी, चलिए, हफ्ते की पॉजिटिव क्लोजिंग बाजार की तरफ से हुई है। आरबीआई पॉलिसी भी थी और उसके बाद जो भी स्टांस रहा गवर्नर की तरफ से, बाजार ने पॉजिटिवली लिया। ऑल इन ऑल हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव नोट पर ही हुई है। आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बाजार की तरफ से? हाँ बिल्कुल स्वाति, आज तो बाजार में एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। परसों इसी शो में मैं था बुधवार को, जब बाजार काफी खराब बंद हुए थे और तब मेरा ये मानना भी था कि इतने दिनों की गिरावट के बाद ये लग रहा था कि बाजार में एक रिकवरी को प्ले करना चाहिए। और आज जब ये इवेंट निकल गया, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, वैसे तो उससे कुछ भी उम्मीदें नहीं थी, स्टेटस को ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसी तर्ज पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई। उसके बाद हमने बाजार में एक अच्छी तेजी देखी और आज कई दिनों के बाद एफआईआईज़ के जो नंबर्स है ठीक आए हैं। इन द सेंस बिकवाली तो उन्होंने करी है, बट छोटी बिकवाली करी है, 90 करोड़ की सिर्फ बिकवाली करी है और सामने डीआईआईज़ ने अच्छी खरीदारी करी, तो उसका भी असर देखने को मिला। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी तेजी पिछले 2-3 दिनों से जो चल रही है वो आज कंटिन्यू थी और आज बाजार को ऐसे सपोर्ट किया बजाज ट्विंस ने, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ने अच्छा किया, फिर टाइटन मजबूत था, फिर बैंकिंग स्टॉक जैसे इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी तेजी थी। मुझे लगता है ये जो इतनी भारी पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद ये जो बाजार में वापस से एक रिकवरी का प्रोसेस शुरू हुआ है, अनलेस की इंटरनेशनल क्यूज बहुत कोई निगेटिव रहते हैं, मुझे लगता है ये रिजल्ट सीजन को तैयार हो रहा है और यहाँ से अच्छी तेजी बननी चाहिए। और आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स और मेरी एडवाइस रहेगी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स से इस बाजार में लॉन्ग रहने। तो रही राय विकास जी की बाजार पर। अब विकास जी, आपसे जानेंगे पोजिशनल व्यू के तौर पर कौन सा स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल स्वाति, आज मैं पोजिशनल व्यू के हिसाब से खरीदारी करने की सलाह देना चाहूंगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जो आज 147 के लेवल्स पे बंद हुआ। एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की शिपिंग कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है और सबसे बड़ी टैंकर ओनर है भारत में, और इकलौती ऐसी कंपनी है जो शिपिंग से रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। जून तिमाही बहुत अच्छी थी, पैट आया 147 करोड़ का, जो पिछले साल जून तिमाही में 98 करोड़ का पैट था। अच्छे मार्जिन है, अच्छे रिटर्न रेशियोज और वैल्यूएशन के लिहाज से भी 5 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, अपनी बुक वैल्यू से भी काफी नीचे या बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करता है ये स्टॉक। और बाकी इसमें सरकार का पूरा फोकस है कि इसको स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल किया जाए। तो इसकी एक जो डीमर्ज एंटिटी थी एससीआई लैंड एंड एसेट्स, उसकी जल्दी लिस्टिंग की प्रक्रिया हो सकती है और अगर वैसा कुछ होता है तो मुझे लगता है इसका जो स्ट्रेटेजिक सेल है वो भी जल्दी होगा और वो फिर अच्छे खासे प्रीमियम में होना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो खरीदारी करने की सलाह शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में फॉर अ टारगेट ऑफ 170, स्टॉप लॉस ऑफ 135। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पोजिशनल व्यू रख रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी। सादी सर, अब लॉन्ग टर्म की खरीदारी का अपना पसंदीदा स्टॉक्स भी बताइए। देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी जोमेटो में, जो आज 105 के लेवल्स पे बंद हुआ। स्टॉक पे मैं काफी बुलिश हूँ। एक तो जो इनका फूड डिलीवरी का कारोबार है वो भी अच्छा कर रहा है और दूसरा जो ब्लिंकिट जिसको इन्होंने एक्वायर किया वो भी अच्छे से इंटीग्रेट होके अब अच्छा करने लगा है। और वैसे भी ये वन ऑफ द वेरी फ्यू न्यू एज कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है। इस क्वार्टर में इन्होंने पिछले साल जो जून क्वार्टर में 187 करोड़ का कंसोलिडेटेड लेवल पे नुकसान था, उसके सामने 2 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। तो आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी उम्मीदें हैं। फिर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी, काफी कॉन्फिडेंस आता है उनकी कमेंट्री सुनने के बाद। और
इंस्टीट्यूशंस का, खास करके एफआईआईज और डीआईज का अच्छा इंटरेस्ट इस स्टॉक में बन रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक, और अभी चूंकि वर्ल्ड कप चालू है तो उसमें भी जोमेटो के जो ऑर्डर्स है वो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप अच्छे बढ़ने की संभावना है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करना चाहिए ये स्टॉक, और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम भी मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 150 रुपए। जोमैटो में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। आइए अब शुरू करते हैं दर्शकों से सवाल जवाब का सिलसिला। दिग्विजय जी गुजरात से हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम गुड इवनिंग। मेरे पास उज्जीवन के 400 शेयर पड़े हैं और 248 की बाइंग है मेरी, और एस्कॉर्ट के पड़े हैं 1319 के 20 शेयर है, और केसीपी शुगर पड़ा है 540 की बाइंग, और दूसरे भी 2 स्टॉक है वरुण बेवरेजेस पड़े हैं 248 बोनस के बाद 60 शेयर पड़े हैं वरुण बेवरेजेस, और जय कुमार इंफ्रा भी है 225 का 100 शेयर। ओके, आपका तो पूरा सबने पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस कर डाला। चलिए एक एक करके बात करते हैं। उज्जीवन बोला आपने और एस्कॉर्ट्स को बोटा। सर एक एक करके आपसे राय ले लेते हैं, कैसे स्टॉक्स लगते हैं ये? कहीं पर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा फिर से पूछ लेंगे कि कौन सा स्टॉक उनके पास था। शुरुआत उज्जीवन से सर। 258 है तो मुनाफा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 258 की इनकी खरीद है उज्जीवन में, और अभी फिलहाल उसे डबल। बिल्कुल स्वाति, दिग्विजय जी ने बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ले रखे हैं और अच्छे लेवल्स पे ले रखे हैं। उज्जीवन में अच्छा खासा मुनाफा इनको उज्जीवन फाइनेंस से लिया होगा इस लेवल पे, और वहां से डबल कर लिया है। और मैं एनबीएफसीज और बैंक्स पे बुलिश हूँ, और कई बार मैंने अपने व्यूज जाहिर करे हैं चैनल पे, और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी अच्छा करेगा, तो होल्ड करने की सलाह है। जहां तक एस्कॉर्ट्स का सवाल है, वो भी एक क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी कंपनी है, मुझे लगता है वो स्टॉक भी अच्छा करेगा। जिस तरह से ऑटो सेक्टर में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन है, फिर ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज भी अच्छा कर रही है, मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स वुड डू वेल, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है। ओके सर, वरुण बेवरेजेस और केसीपी शुगर पर आपके क्या व्यू रहेगा, और जय कुमार इंफ्रा? देखिए, जहां तक वरुण बेवरेजेस का सवाल है, अगेन एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, स्टॉक पे बुलिश हूँ, और हाल ही की जो बाजार में वीकनेस गिरावट है उसमें स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ, बट यहाँ पे अच्छा लगता है तो होल्ड करना चाहिए। जय कुमार इंफ्रा मेरा एक पसंदीदा इंफ्रा स्टॉक रहा है, और मैंने बहुत निचले लेवल्स पे इसको रिकमेंड किया, वहां से अच्छी तेजी इसमें दिखाई है, और मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बने रहे। और जहां तक केसीपी शुगर का सवाल है, मुझे लगता है शुगर सेक्टर में मेरी जो प्रेफरेंस होगी वो अलग सेक्टर, हालांकि सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ, बट अगर स्टॉक चूज करना पड़े तो मुझे लगता है द लाइक्स ऑफ बलरामपुर चीनी या आपके त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ईआईडी पेरी, इस तरह के स्टॉक्स, मुझे धामपुर शुगर, ये सब स्टॉक्स ज्यादा पसंद आते हैं। मुझे लगता है शुगर स्टॉक्स में अगर रहना है तो ये स्विच कर सकते हैं, इसको बेच के वन ऑफ दीज स्टॉक्स ही कैन बाय इट। तो ये रही राय आपके सभी स्टॉक्स पर हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। हमारे साथ मुंबई से राज यादव है, उनसे भी जानते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते, मेरा नाम राज यादव है। मेरे पास पी इन्फो माइपा इंडिया के 100 शेयर है 1275 के भाव पे। ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो मैं ये होल्ड करूँ या क्या करूँ? लॉन्ग टर्म के लिए मैप माई इंडिया 1275 खरीद, और काफ़ी अच्छा मुनाफा इन्होंने अपने लिए कमाया है। 2200 से ऊपर अभी मैप माई इंडिया हम देख पा रहे हैं। सर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है इनका ये स्टॉक? देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक इन्होंने पिक किया, और इनको बधाई देना चाहिए, और बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया है। इस स्टॉक को भी मैंने कई बार चैनल पे रिकमेंड किया है, और ये अनिल जी के जो स्पेशल 25 वाले सीरीज में भी ये स्टॉक रहा है, और बहुत अच्छे मुनाफे में है ये। और हालांकि देखिए करंट लेवल्स पे स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, बट एक क्वालिटी कंपनी है और एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, और हाल ही में इन्होंने ड्रोन के क्षेत्र में भी फोरे किया है, और बाकी जो लोकेशन, ये भारत में जो गूगल मैप्स है उसकी एक प्रॉक्सी है। मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से भी अच्छा करेगा। हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं, तो बाजार में अगर कुछ करेक्शन आता है तो स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो सकता है, बट अगर इनका लंबे अवधि का नजरिया है तो स्टॉक में अभी भी बने रहने की सलाह रहेगी।
बने रहिए सी इन्फो सिस्टम्स में, यही राय आपके लिए आ रही है विकास जी की तरफ से। हमारे साथ अगले कॉलर हैं कोलकाता से पवन कुमार मिश्रा। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी बोल रहा हूँ एनपीएससी का मैंने 500 शेयर लिया है अब 52.95 पे, और इंडियन ओवरसीज बैंक का 46.35 पे मैंने 500 शेयर लिया है। होल्ड करें या सेल? आपका कितना लंबा नजरिया इन दोनों स्टॉक्स पर? वो 5 to 6 मंथ। 5 to 6 मंथ्स। इंडियन ओवरसीज बैंक और पहला स्टॉक कौन सा बताया था आपने? एनपीएससी। एनएचपीसी? जी एनएचपीसी। ओके, एनएचपीसी और इंडियन ओवरसीज बैंक। विकास जी, ओवर टू यू, कैसे लगते हैं स्टॉक? देखिए, जहां तक एनएचपीसी का सवाल है, करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरी दुनिया का फोकस है, और ये जो दोनों स्टॉक एनएचपीसी और सतलुज जल विद्युत निगम एसजेवीएन दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से और अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करना चाहिए। और जहां तक आईओबी का सवाल है, वैसे इस स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, इन लाइन विद अदर बैंकिंग स्टॉक्स। खास करके जो छोटे वाले पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स है, सबने अच्छा किया। बट मेरी अगर राय मानेंगे तो मुझे लगता है आईओबी की जगह अगर वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसा स्टॉक अगर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी जो थोड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सब ज्यादा पसंद आते हैं। तो मुझे लगता है इनको स्विच करना चाहिए वन ऑफ दीज स्टॉक्स में। तो आईओबी से जो फ्रंटलाइन बैंक्स है वहां पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, ऐसे कुछ काउंटर्स हैं, स्टॉक्स है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये आपके लिए राय आ रही है विकास जी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़े और गुजरात गांधीनगर से हिमांशु पांड्या जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, वो मेरे पास टाटा पावर के 2500 शेयर है 55 रुपए के भाव से, और एल&टी है मेरे पास 900 रुपए के भाव से। अगले 8 से 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, या फिर स्विच करके दूसरी जगह पे कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो तो सजेस्ट कीजिए। ओके, आपने तो एक ऐसे इतना जबरदस्त पोर्टफोलियो बना लिया है हिमांशु जी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। टाटा पावर और एल&टी में इतनी बेहतरीन आपने निवेश स्ट्रैटेजी रखी है अपनी, और अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रखना चाहते हैं। मैं विकास जी आपसे अब जानना चाहूँगी, इनका नज़रिया तो काफ़ी लंबा है और इनका मुनाफा भी काफ़ी अच्छा है, और लंबे अवधि के ये इन्वेस्टर नज़र आते हैं। क्या आपको लग रही है इनकी स्ट्रैटेजी, और क्या करें अब? बिल्कुल, पहले तो हिमांशु जी को बहुत 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 बधाई। बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदे हैं और सही प्राइस पे खरीदे हैं। टाटा पावर को 55 रुपए में लेके आज तक होल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं, और यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं। मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। जिस तरह से इस कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस है, फिर हाल ही में जो रिन्यूएबल जो इनकी एनर्जी का सेगमेंट है उसमें इन्होंने स्टेक भी बेचा है और अच्छे वैल्यूएशन पे बेचा है, और लगातार ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक आगे भी अच्छा करेगा, और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो कुछ चिंता की बात नहीं है। अगर इनका 5 साल का भी नजरिया है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में अच्छे पैसे बनेंगे, तो बने रहे। और जहां तक एल&टी का सवाल है, वो तो एक बिल्कुल प्रॉक्सी है भारतीय इकोनॉमी की, और व्हेन वी आर बुलिश ऑन इंडिया, और इंडिया अगर इफ नहीं, इंडिया वुड सर्टेनली कंटिन्यू टू ग्रो एट ग्रेट पेस, तो मुझे लगता है एल&टी वुड कंटिन्यू टू डू वेल। हालांकि इनको बहुत अच्छा खासा मुनाफा है, इन्होंने 4 गुना कर लिया अपने निवेश को, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं, और मुझे लगता है एल&टी में भी बिल्कुल बने रहे। तो दोनों ही स्टॉक्स आपके बेहतरीन हैं, बने रहिए। आपके लिए सलाह विकास जी की। आइए आगे बढ़ते हैं और देहरादून से भानु प्रसाद हमारे साथ, उनसे भी बात करें। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो जी, पूछिए सवाल। जी हाँ जी मैम, मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के 498 शेयर्स हैं, मेरी एवरेज 1086 है, और टेक महिंद्रा 192 शेयर्स है, उसकी कॉस्ट लगभग 1446 की कॉस्ट है अराउंड एवरेज। तो मेरे को आईटी, और कितना लंबा व्यू है आपका? मेरा व्यू तो वैसे ट्रेडिंग का ही था पहले, बट अब ये ऑटो मोड में लॉन्ग टर्म बनते जा रहे हैं।
तो आईटी में थोड़ा सा ये हाँ, फंसा हुआ तो है। स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं होगा, इसलिए अब आप उसमें फंस गए हैं। तो क्या कह रहे हैं आईटी पर? मतलब आईटी ही है जो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है पोर्टफोलियो में, बाकी अच्छा। तो सब ठीक है। तो इसका ओके। ये जानना था कि कैसे इससे चलिए, ओके, मैं पूछ लेती हूँ। विकास जी हमारे साथ है, वो अच्छी सलाह देंगे आपको, टेक महिंद्रा और हैप्पीएस्ट माइंड। सर बताइए, ट्रेडिंग का व्यू, लेकिन अब फंसते चले गए और अब इनका ट्रेडिंग का व्यू लॉन्ग टर्म का व्यू बन गया, क्या करें? नहीं, सबसे पहले तो स्वाति इनको सलाह रहेगी, एक तो जब ट्रेडिंग का व्यू होता है तो स्टॉप लॉस जरूर डालें, बिकॉज आपने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो विदाउट स्टॉप लॉस इट बिकम्स वेरी रिस्की। बाकी देखिए, स्टॉक्स तो इन्होंने अच्छी क्वालिटी के चूज करे, बट सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया और अब ये पिछले कुछ दिनों से इसने परफॉर्म करना शुरू किया है और अब यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छी अपसाइड आईटी सेक्टर में, आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। कल परसों जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट थी जिन्होंने काफी बुलिश व्यू दिया है आईटी सेक्टर के ऊपर। और जहां तक हैप्पीएस्ट माइंड का सवाल है, मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे ये थोड़ा ऐड और कर सकते हैं। ये कंपनी एक छोटी साइज की आईटी कंपनी है, मिड साइज की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारोबार में भी, मतलब सेगमेंट में भी काफी सीरियस प्लेयर है। मुझे लगता है हैप्पीएस्ट माइंड्स वुड डू वेल। और जहां तक टेक महिंद्रा का सवाल है, मुझे लगता है टेक महिंद्रा में से निकल के ये अगर इन्फोसिस या टीसीएस में निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई वुड रिकमेंड अ स्विच फ्रॉम टेक महिंद्रा टू आइदर एन इन्फोसिस और टीसीएस। तो इन्फोसिस, टीसीएस, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी ढूंढ सकते हैं, खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये राय आप के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की तरफ से आ रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और आगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स जानेंगे हम मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी शारदा से। बने रहिए हमारे साथ। और सोमवार के बाजार के लिए क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 45 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते दिख रहे थे, तो अमेरिका में थोड़ा बेहतर ट्रेडिंग सेशन होने की संभावना तो दिख रही है, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से अमेरिकी बाजार वोलेटाइल काफ़ी है। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन बनता है और सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन इसके अलावा नज़र रहेगी बॉन्ड इंडेक्स पर और साथ ही बॉन्ड यील्ड्स पर और डॉलर इंडेक्स पर भी। देखते हैं अमेरिका में क्या कुछ होता है। लेकिन जहाँ तक भारतीय बाजारों का सवाल है, हमारी आज की रिकवरी में एफआईज के आंकड़े किस तरह के बन के आते हैं। अगर एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा आया, कैश में ना भी आए और वायदा कारोबार में अच्छे आ जाए, तो भी वो बाजार को सपोर्ट देने का काम करेगा। लेकिन उसके बाद अगर मजबूत खुले तो बाजार है ना थोड़े रिस्की जोन में पहुँचेंगे जरूर, क्योंकि 19,700 19,800 वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती। तो सोमवार के लिए जो आपके लिए ऊपरी रेंज है निफ्टी की 19,700 से लेकर 19,765 800 तक की बनती है, और सपोर्ट अब आपको जो मिलेगा वो 19,535 से 19,585 की रेंज का होगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 44,250 ये आपके लिए करेगा सपोर्ट का काम, और एक बार 44,500 को पार करके निकले तो 44,575 से 44,750 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ हो सकती है। तो अगर ग्लोबल मार्केट से मूड माहौल कुछ ज़्यादा ख़राब ना हो तो भारतीय बाजारों ने जो पिछले 2 सेशन में अपना मोमेंटम बनाया है, इस मोमेंटम को आगे बढ़ाकर ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ पहुँचने की कोशिश करेंगे, जो निफ्टी पर 19,750 800 का बनता है और बैंक निफ्टी पर 44,700 750 के आसपास का बनता है। वहाँ तक जाने की कोशिश सोमवार मंगलवार को होगी। अगला हफ्ता इसलिए भी ज़्यादा अहमियत वाला होगा कि नतीजों का सीजन पूरे जोरों से शुरू होगा। बुधवार शाम टीसीएस दिग्गज अपने नतीजे पेश करेगा और उसके बाद लंबी लिस्ट रहेगी नतीजों की। तो भरपूर एक्शन के लिए अगले हफ्ते तैयार हो जाइए। और आइए अब सोमवार की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी शारदा से। शिवांगी, स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको सोमवार के बाजार में? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो हमने देखा है कि आईटी स्टॉक्स में जो है काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इनफैक्ट पूरे ही हमने देखा कि इंडेक्स को इस पूरे हफ्ते में आईटी ने कई बार एक सपोर्ट दिया है हायर जोन्स की तरफ कामकाज करने के। तो यहाँ पे मेरा एक प्रेफर्ड पिक रहेगा एम्फोसिस पे। इस स्टॉक में हमने देखा है कि काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखे हैं, और अच्छी बात ये है कि इस स्टॉक में हमने देखा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट होते हुए दिखी है। स्टॉक जो है अपने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखाते हुए दिख
दिख रहा है तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। 2040 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी 65 के स्टॉप लॉस के साथ और 110 के टारगेट्स के लिए। और दूसरा पिक जो है मेरा MCX पे रहेगा। इस स्टॉक में भी हमने एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखा है आज के सेशन में और एक काफी कंसोलिडेटिव रेंज से ये स्टॉक निकला है, तो यहाँ पे एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिखेगा। प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ इसमें हमने देखा है, तो यहाँ पे 2040 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी 65 के एक स्टॉप लॉस के साथ 110 के टारगेट्स के लिए। हाँ, ओके शिवांगी, थोड़ा सा आप एक बार दोनों ही स्टॉक्स के टारगेट और स्टॉप लॉस रिपीट कर देंगी, क्योंकि दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस आपने शायद सेम ही बताए हैं। जी बिल्कुल, एम्फेसिस के 2500 कॉल में एक खरीदारी की सलाह रहेगी 45 के स्टॉप लॉस के साथ 100 के टारगेट्स के लिए, और MCX के 2040 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी रहेगी 65 के एक स्टॉप लॉस के साथ 110 के टारगेट्स के लिए। ओके, एम्फेसिस और MCX ये दो स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी शिवांगी की तरफ से आ रही है सोमवार के बाजार में। धन्यवाद करेंगे शिवांगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और विकास जी, आपकी नजर में सोमवार के बाजार में कहां पर खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, सोमवार के लिए मेरी भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी दिग्गज IT स्टॉक TCS में। जिस तरीके से आज बाजार बंद होने के बाद जो खबरें आई TCS की 11 अक्टूबर को मीटिंग है और जिसमें बायबैक का अनाउंसमेंट आ सकता है, मुझे लगता है ये स्टॉक मंडे को सुर्खियों में रहेगा और अच्छी तेजी होनी चाहिए, तो TCS में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा सोमवार का इसमें टारगेट रहेगा 3700 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 3600 रुपए का, 3600 का स्टॉप लॉस। जी, तो TCS में एक्शन रहने का पूरा अनुमान, इसलिए सोमवार के बाजार के लिए TCS में खरीदारी की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।